मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक हैं, ऐसा तो हम सभी जानते हैं। उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। आज से हम सुनेंगे उनका एक अन्य उपन्यास प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है जिसमें उन्होंने नागरिक जीवन और ग्रामीण जीवन का संपर्क स्थापित किया है। प्रेमाश्रम भारत के तेज और गहरे होते हुए राष्ट्रीय संघर्षों की पृष्ठभूमि में लिखा गया उपन्यास है। गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन की इस कथा पर विशिष्ट छाप है। हल जोतने वाले, बेगार करने वाले, प्लेग और सरकार का मुकाबला करने वाले किसान इसके नायक हैं। रॉलेट एक्ट, पंजाब में सैनिक कानून और जलियांवाला बाग का दिन इसके कथानक की पृष्ठभूमि में है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेमाश्रम उपन्यास का पहला भाग। संध्या हो गई है। दिन भर के थके मांदे बैल खेत से आ गए हैं। घरों से धुएं के काले बादल उठने लगे। लखनपुर में आज परगने के हाकिम की पड़ताल थी। गांव के नेतागण दिन भर उनके घोड़े के पीछे पीछे दौड़ते रहे थे। इस समय वह अलाव के पास बैठे हुए नारियल पी रहे हैं और हाकिमों के चरित्र पर अपना अपना मत प्रकट कर रहे हैं। लखनपुर बनारस नगर से 12 मील पर उत्तर की ओर एक बड़ा गांव है। यहाँ अधिकांश कुर्मी और ठाकुरों की बस्ती है। 2-4 घर अन्य जातियों के भी हैं। मनोहर ने कहा, भाई हाकिम तो अंग्रेज, अगर यह ना होते तो इस देश वाले हाकिम हम लोगों को पीस कर पी जाते। दुखरन भगत ने इस कथन का समर्थन किया। कहा, जैसा उनका अकबाल है वैसा ही नारायण ने स्वभाव भी दिया है। न्याय करना यही जानते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी। घूस रिश्वत से कुछ मतलब नहीं। आज छोटे साहब को देखो, मुंह अंधेरे घोड़े पर सवार हो गए और दिन भर पड़ताल की। तहसीलदार, पेशकार, कानून गोए एक भी उनके साथ नहीं पहुंचता था। सुक्खू कुर्मी ने कहा, यह लोग अंग्रेजों की क्या बराबरी करेंगे, बस खाली गाली देना और इजलास पर गरजना जानते हैं। घर से तो निकलते ही नहीं। जो कुछ चपरासी या पटवारी ने कह दिया वही मान गए। दिन भर पड़े पड़े आलसी हो जाते हैं। मनोहर बोला, सुनते हैं अंग्रेज लोग घी नहीं खाते। सुक्खू बोला, घी क्यों नहीं खाते? बिना घी दूध के इतना बूता कहाँ से होगा? वह मशक्कत करते हैं, इसी से उन्हें घी दूध पच जाता है। हमारे देशी हाकिम खाते तो बहुत हैं, पर खाट पर पड़े रहते हैं, इसी से उनका पेट बढ़ जाता है। दुखरन भगत बोला, तहसीलदार साहब तो ऐसे मालूम होते हैं जैसे कोल्हू। अभी पहले आए थे तो कैसे दुबले पतले थे, लेकिन 2 ही साल में उन्हें ना जाने कहाँ की मोटाई लग गई। सुक्खू बोला, रिश्वत का पैसा देह फुला देता है भाई। मनोहर बोला, ये कहने की बात है, तहसीलदार एक पैसा भी नहीं लेते। सुक्खू बोला, बिना हराम की कौड़ी खाए देह फूल ही नहीं सकती। मनोहर ने हंसकर कहा, पटवारी की देह क्यों नहीं फूल जाती फिर? चुचके आम बने हुए हैं। सुक्खू बोला, पटवारी सैकड़े हजार की गठरी थोड़े ही उड़ाता है। जब बहुत दांव पेच किया तो 2-4 रुपए मिल गए, उसकी तनख्वाह तो कानून गोए ले जाते हैं। इसी छीन झपट पर निर्वाह करता है तो देह कहाँ से फूलेगी? तकावी में देखा नहीं, तहसीलदार साहब ने हजारों पर हाथ फेर दिया। दुखरन बोला, कहते हैं कि विद्या से आदमी की बुद्धि ठीक हो जाती है, पर यहाँ उल्टा ही देखने में आता है। यह हाकिम और अमले तो पढ़े लिखे विद्वान होते हैं, लेकिन किसी को दया धर्म का विचार ही नहीं होता। सुक्खू बोला, जब देश के अभाग आते हैं तो सभी बातें उल्टी हो जाती हैं। जब बीमार के मरने के दिन आ जाते हैं तो औषधि भी औगुन करती है।
मनोहर बोला, हम ही लोग तो रिश्वत देकर उनकी आदत बिगाड़ देते हैं। हम ना दें तो वह कैसे पाएं? बुरे तो हम हैं। लेने वाला मिलता हुआ धन थोड़े ही छोड़ देगा। यहाँ तो आपस में ही एक दूसरे को खाए जाते हैं। तुम हमें लूटने को तैयार, हम तुम्हें लूटने को तैयार। इसका और क्या फल होगा? दुखरन बोला, अरे तो हम मूर्ख, गंवार, अपढ़ हैं। वह लोग तो विद्यावान हैं। उन्हें ना सोचना चाहिए कि यह गरीब लोग हमारे ही भाई बंद हैं। हमें भगवान ने विद्या दी है तो इन पर निगाह रखें। इन विद्यावानों से तो हम मूर्ख ही अच्छे। अन्याय सह लेना अन्याय करने से तो अच्छा ही है। सुक्खू बोला, यह विद्या का दोष नहीं, देश का अभाग है। मनोहर बोला, ना विद्या का दोष है ना देश का अभाग। यह हमारी फूट का फल है। सब अपना दोष है। विद्या से और कुछ नहीं होता तो दूसरों का धन ऐंठना तो आ जाता है। मूर्ख रहने से तो अपना ही धन गंवाना पड़ता है। सुक्खू बोला, हाँ, तुमने यह ठीक कहा कि विद्या से दूसरों का धन लेना आ जाता है। हमारे बड़े सरकार जब तक रहे 2 साल की मालगुजारी बाकी पड़ जाती थी, तब भी डांट डपट कर छोड़ देते थे। छोटे सरकार जब से मालिक हुए हैं, देखते हो कैसा उपद्रव कर रहे हैं। रात दिन जाफा बेदखली अखराज की धूम मची हुई है। दुखरन बोला, कारिंदा साहब कल कहते थे कि अब की इस गांव की बारी है, देखो क्या होता है। मनोहर बोला, होगा क्या? तुम हमारे खेत पर चढ़ोगे, हम तुम्हारे खेत पर चढ़ेंगे। छोटे सरकार की चांदी होगी। सरकार की आंखें तो तब खुलती जब कोई किसी के खेत पर दांव न लगाता। सब कॉल कर लेते, लेकिन यह कहाँ होने वाला है। सबसे पहले तो सुक्खू महतो दौड़ेंगे। सुक्खू बोला, कौन कहे कि मनोहर ना दौड़ेंगे? मनोहर बोला, मुझसे चाहे गंगा जली उठवा लो, मैं खेत पर ना जाऊंगा। और जाऊंगा कैसे? कुछ घर में पूंजी भी तो हो। अभी रबी में महीनों की देर है और घर में अनाज का दाना नहीं है। गुड़ 100 रुपए से कुछ ऊपर ही हुआ है, लेकिन बैल बैठाऊ हो गया है। 150 लगेंगे तब कहीं एक बैल आएगा। दुखरन बोला, क्या जाने क्या हो गया कि अब खेती में बरकत ही नहीं रही। 5 बीघे रब्बी बोई थी, लेकिन 10 मन की भी आशा नहीं है। और गुड़ का तुम जानते ही हो जो हाल हुआ। कोल्हाड़े में ही विशेषर साह ने तौला लिया। बाल बच्चों के लिए शीरा तक न बचा। देखें भगवान कैसे पार लगाते हैं। अभी यही बातें हो रही थी कि गिरधर महाराज आते हुए दिखाई दिए। लंबा डील था, भरा हुआ बदन, तनी हुई छाती, सिर पर एक पगड़ी, बदन पर एक चुस्त मिर्जई, मोटा सा लठ कंधे पर रखे हुए थे। उन्हें देखते ही सब लोग माचों से उतरकर जमीन पर बैठ गए। यह महाशय जमींदार के चपरासी थे। जबान से सबके दोस्त, दिल से सबके दुश्मन थे। जमींदार के सामने जमींदार की सी कहते थे, असामियों के सामने असामियों की सी। इसलिए उनके पीठ पीछे लोग चाहे उनकी कितनी ही बुराइयां करें, मुंह पर कोई कुछ ना कहता था। सुक्खू ने पूछा, कहो महाराज किधर से? गिरधर ने इस ढंग से कहा मानो वह जीवन से असंतुष्ट है। बोला, किधर से बताएं, ज्ञान बाबू के मारे नाकों में दम है। अब हुक्म हुआ है कि आसामियों को घी के लिए रुपए दे दो। रुपए शेर का भाव कटेगा। दिन भर दौड़ते हो गया। मनोहर ने पूछा, कितने का घी मिला? गिरधर बोला, अभी तो खाली रुपया बांट रहे हैं। बड़े सरकार की बरसी होने वाली है, उसी की तैयारी है। आज कोई 50 रुपए बांटे हैं। मनोहर बोला, लेकिन बाजार भाव तो 10 छटाक का है। गिरधर बोला, भाई हम तो हुक्म के गुलाम हैं। बाजार में छटाक भर बिके, हमें तो शेर भर लेने का हुक्म है। इस गांव में भी 50 रुपए देने हैं। बोलो सुक्खू महतो, कितना लेते हो? सुक्खू ने सिर नीचा करके कहा, जितना चाहे दे दो। तुम्हारी जमीन में बसे हुए हैं, भाग के कहाँ जाएंगे? गिरधर बोला, तुम बड़े आसामी हो, भला 10 रुपए तो लो। और दुखरन भगत तुम्हें कितना दें? दुखरन बोला, हमें भी 5 रुपए दे दो। मनोहर बोला, मेरे घर तो एक ही भैंस लगती है, उसका दूध
बाल बच्चों में उठ जाता है, घी होता ही नहीं। अगर गांव में कोई कह दे कि मैंने 1 पैसे का भी घी बेचा है तो 50 रुपए लेने पर तैयार हूँ। गिरधर बोला, अरे क्या 5 रुपए भी ना लोगे? भला भगत के बराबर तो हो जाओ। मनोहर बोला, भगत के घर में भैंस लगती है, घी बिकता है, वह जितना चाहे ले ले। मैं रुपए ले लूं तो मुझे बाजार से 10 छटाक का मोल लेकर देना पड़ेगा। गिरधर बोला, जो चाहे करो, पर सरकार का हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। लालगंज में 30 रुपए दे आया हूँ, वहाँ गांव में एक भैंस भी नहीं है, लोग बाजार से ही लेकर देंगे। पड़ाव में 20 रुपए दिए हैं, वहाँ भी जानते ही हो किसी के भैंस नहीं है। मनोहर बोला, भैंस ना होगी तो पास रुपए होंगे, यहाँ तो गांठ में कौड़ी भी नहीं है। गिरधर बोला, जब जमींदार की जमीन जोतते हो तो उसके हुक्म के बाहर नहीं जा सकते। मनोहर बोला, जमीन कोई खैरात जोतते हैं, उसका लगान देते हैं, एक किस्त भी बाकी पड़ जाए तो नालिश होती है। गिरधर बोला, मनोहर, घी तो तुम दोगे दौड़ते हुए, पर 4 बातें सुनकर। जमींदार के गांव में रहकर उससे हैकड़ी नहीं चल सकती। अभी कारिंदा साहब बुलाएंगे तो रुपए भी दोगे, हाथ पैर भी पड़ोगे। मैं सीधे कहता हूँ तो तेवर बदलते हो। मनोहर ने गर्म होकर कहा, कारिंदा कोई काटू है न जमींदार कोई हौवा है, यहाँ कोई दबैल नहीं है। जब कौड़ी कौड़ी लगान चुकाते हैं तो धौंस क्यों सही? गिरधर बोला, सरकार को अभी जानते नहीं हो, बड़े सरकार का जमाना अब नहीं है। इनके चुंगल में एक बार आ जाओगे तो निकलते न बनेगा। मनोहर की क्रोधाग्नि और भी प्रचंड हुई। बोला, अच्छा जाओ तो ऊपर उड़वा देना। गिरधर महाराज उठ खड़े हुए। सुक्खू और दुखरन ने अब मनोहर के साथ बैठना उचित न समझा, वह भी गिरधर के साथ चले गए। मनोहर ने इन दोनों आदमियों को तीव्र दृष्टि से देखा और नारियल पीने लगा। लखनपुर के जमींदारों का मकान काशी में औरंगाबाद के निकट था। मकान के 2 खंड आमने सामने बने हुए थे। एक जनाना मकान था, दूसरी मर्दानी बैठक। दोनों खंडों के बीच की जमीन बेल बूटे से सजी हुई थी। दोनों ओर ऊंची दीवारें खिंची हुई थी, लेकिन दोनों ही खंड जगह जगह से टूट फूट गए थे। कहीं कोई कड़ी टूट गई थी और उसे थूनियों के सहारे रोका गया था, कहीं दीवार फट गई थी और कहीं छत धंसी पड़ी थी। एक वृद्ध रोगी की तरह जो लाठी के सहारे चलता हो। किसी समय यह परिवार नगर में बहुत प्रतिष्ठित था, किंतु ऐश्वर्य के अभिमान और कुल मर्यादा पालन ने उसे धीरे धीरे इतना गिरा दिया कि अब मोहल्ले का बनिया पैसे धेले की चीज भी उनके नाम पर उधार न देता था। लाला जटाशंकर मरते मरते मर गए, पर जब घर से निकले तो पालकी पर। लड़के लड़कियों के विवाह किए तो हौसले से। कोई उत्सव आता तो हृदय सरिता की भांति उमड़ आता था। कोई मेहमान आ जाता तो उसे सर आंखों पर बैठाते। साधु सत्कार और अतिथि सेवा में उन्हें हार्दिक आनंद होता था। इसी मर्यादा रक्षा में जायदाद का बड़ा भाग बिक गया, कुछ रेहन हो गया। लखनपुर के सिवाय 4 और छोटे छोटे गांव रह गए थे, जिनसे कोई 4,000 वार्षिक लाभ होता था। लाला जटाशंकर के एक छोटे भाई थे, उनका नाम प्रभाशंकर था। यही सियाह और सफेद के मालिक थे। बड़े लाला साहब को अपनी भागवत और गीता से परमानुराग था। घर का प्रबंध छोटे भाई के हाथों में था। दोनों भाइयों में इतना प्रेम था कि उनके बीच में कभी कटु वाक्यों की नौबत न आई थी। स्त्रियों में तू मैं होती थी, किंतु भाइयों पर इसका असर न पड़ता था। प्रभाशंकर स्वयं कितना ही कष्ट उठाएं, अपने भाई से कभी भूल कर शिकायत न करते थे। जटाशंकर भी उनके किसी काम में हस्तक्षेप न करते थे। लाला जटाशंकर का 1 साल पूर्व देहांत हो गया था। उनकी स्त्री उनके पहले ही मर चुकी थी। उनके 2 पुत्र थे, प्रेम शंकर और ज्ञान शंकर। दोनों के विवाह हो चुके थे। प्रेम शंकर 4-5 वर्षों से लापता थे। उनकी पत्नी श्रद्धा घर में पड़ी उनके नाम को रोया करती थी। ज्ञान शंकर ने गत वर्ष
बीए की उपाधि प्राप्त की थी और इस समय हारमोनियम बजाने में मग्न रहते थे। उनके एक पुत्र था मायाशंकर। लाला प्रभाशंकर की स्त्री जीवित थी। उनके 3 बेटे और 2 बेटियां। बड़े बेटे दयाशंकर सब इंस्पेक्टर थे। विवाह हो चुका था। बाकी दोनों लड़के अभी मदरसे में अंग्रेजी पढ़ते थे। दोनों पुत्रियां भी कुंवारी थीं। प्रेमशंकर ने बीए की डिग्री लेने के बाद अमेरिका जाकर आगे पढ़ने की इच्छा की थी, पर जब अपने चाचा को इसका विरोध करते देखा तो एक दिन चुपके से भाग निकले। घर वालों से पत्र व्यवहार करना भी बंद कर दिया। उनके पीछे ज्ञान शंकर ने बाप और चाचा से लड़ाई ठानी। उनकी फिजूल खर्चियों की आलोचना किया करते। कहते, क्या आप हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ जाएंगे? क्या आपकी यह इच्छा है कि हम रोटियों को मोहताज हो जाएं? किंतु इसका जवाब यही मिलता, भाई हम लोग तो जिस प्रकार अब तक निभाते आए हैं उसी प्रकार निभाएंगे। यदि तुम इससे उत्तम प्रबंध कर सकते हो तो करो, जरा हम भी देखें। ज्ञान शंकर उस समय कॉलेज में थे। यह चुनौती सुनकर चुप हो जाते थे, पर जब से वह डिग्री लेकर आए थे और इधर उनके पिता का देहांत हो चुका था, उन्होंने घर के प्रबंध में संशोधन करने का यत्न शुरू किया था, जिसका फल यह हुआ था कि उस मेल मिलाप में बहुत कुछ अंतर पड़ चुका था, जो पिछले 60 वर्षों से चला आता था। न चाचा का प्रबंध भतीजे को पसंद था, न भतीजे का चाचा को। आए दिन शाब्दिक संग्राम होते रहते। ज्ञान शंकर कहते, आपने सारी जायदाद चौपट कर दी, हम लोगों को कहीं का ना रखा, सारा जीवन खाट पर पड़े पड़े पूर्वजों की कमाई खाने में काट दिया। मर्यादा रक्षा की तारीफ तो तब थी जब अपने बाहुबल से कुछ करते या जायदाद को बचा कर रखते। घर बेचकर तमाशा देखना कौन सा मुश्किल काम है। लाला प्रभाशंकर यह कटु वाक्य सुनकर अपने भाई को याद करते और उनका नाम लेकर रोने लगते। यह चोटें उनसे सही न जाती थी। लाला जटाशंकर की बरसी के लिए प्रभाशंकर ने 2000 का अनुमान किया था। 1000 ब्राह्मणों का भोज होने वाला था। नगर भर के समस्त प्रतिष्ठित पुरुषों को निमंत्रण देने का विचार था। इसके सिवाय चांदी के बर्तन, कालीन, पलंग, वस्त्र आदि महापात्र देने के लिए बन रहे थे। ज्ञान शंकर इसे धन का अपव्यय समझते थे। उनकी राय थी कि इस कार्य में 200 रुपये से अधिक खर्च ना किया जाए। जब घर की दशा ऐसी चिंताजनक है तो इतने रुपए खर्च करना सर्वथा अनुचित है। किंतु प्रभाशंकर कहते थे, जब मैं मर जाऊं तब तुम चाहे अपने बाप को एक एक बूंद पानी के लिए तरसाना, पर जब तक मेरे दम में दम है मैं उनकी आत्मा को दुखी नहीं कर सकता। सारे नगर में उनकी उदारता की धूम थी। बड़े बड़े उनके सामने सिर झुका लेते थे। ऐसे प्रतिभाशाली पुरुष की बरसी भी यथा योग्य होनी चाहिए। यही हमारी श्रद्धा और प्रेम का अंतिम प्रमाण है। ज्ञान शंकर के हृदय में भावी उन्नति की बड़ी बड़ी अभिलाषाएं थी। वह अपने परिवार को फिर समृद्ध और सम्मान के शिखर पर ले जाना चाहते थे। घोड़े और फिटन की उन्हें बड़ी बड़ी आकांक्षा थी। वह शान से फिटन पर बैठकर निकलना चाहते थे कि हठात लोगों की आंखें उनकी तरफ उठ जाएं और लोग कहें कि लाला जटाशंकर के बेटे हैं। वह अपने दीवान खाने को नाना प्रकार की सामग्रियों से सजाना चाहते थे। मकान को भी आवश्यकता अनुसार बढ़ाना चाहते थे। वह घंटों एकाग्र बैठे हुए इन्हीं विचारों में मग्न रहते थे। चैन से जीवन व्यतीत हो, यही उनका ध्येय था। वर्तमान दशा में मितव्ययिता के सिवाय उन्हें कोई दूसरा उपाय न सूझता था। कोई छोटी मोटी नौकरी करने में वह अपना अपमान समझते थे। वकालत से उन्हें अरुचि थी और उच्चाधिकारियों का द्वार उनके लिए बंद था। उनका घराना शहर में चाहे कितना ही सम्मानित हो, पर देश विधाताओं की दृष्टि में उसे वह गौरव प्राप्त न था जो उच्चाधिकार सिद्धि का अनुष्ठान है। लाला जटाशंकर तो विरक्त ही थे और प्रभाशंकर केवल जिलाधीशों की कृपा दृष्टि को अपने लिए काफी समझते थे। इसका फल जो कुछ हो सकता था वह उन्हें मिल चुका था।
उनके बड़े बेटे दयाशंकर सब इंस्पेक्टर हो गए थे। ज्ञानशंकर कभी-कभी इस अकर्मण्यता के लिए अपने चाचा से उलझा करते थे। आपने अपना सारा जीवन नष्ट कर दिया, लाखों की जायदाद भोग विलास में उड़ा दी, सदा आतिथ्य सत्कार और मर्यादा रक्षा पर जान देते रहे। अगर इस उत्साह का एक अंश भी अधिकारी वर्ग के सेवा सत्कार में समर्पण करते, तो आज मैं डिप्टी कलेक्टर होता। खाने वाले खा खा कर चल दिए। अब उन्हें याद भी नहीं रहा कि आपने कभी उन्हें खिलाया या नहीं। खस्ता कचौड़ियाँ और सोने के पत्र लगे हुए पान के बीड़े खिलाने से परिवार की उन्नति नहीं होती, इसके और ही रास्ते हैं। बेचारे प्रभाशंकर यह तिरस्कार सुनकर व्यथित होते और कहते, बेटा, ऐसी-ऐसी बातें करके हमें ना जलाओ। तुम फिटन और घोड़े, कुर्सी और मेज, आईने और तस्वीरों पर जान देते हो। तुम चाहते हो कि हम अच्छे से अच्छा खाएं, अच्छे से अच्छा पहनें, लेकिन खाने पहनने से दूसरों को क्या सुख होगा? तुम्हारे धन और संपत्ति से दूसरे क्या लाभ उठाएंगे? हमने भोग विलास में जीवन नहीं बिताया, वह कुल मर्यादा की रक्षा थी। विलासिता तो यह है जिसके पीछे तुम उन्मत्त हो। हमने जो कुछ किया नाम के लिए किया। घर में उपवास हो गया है, लेकिन जब कोई मेहमान आ गया तो उसे सिर और आंखों पर लेते थे। तुमको बस अपना पेट भरने की, अपने शौक की, अपने विलास की धुन है। यह जायदाद बनाने के नहीं, बिगाड़ने के लक्षण है। अंतर इतना ही है कि हमने दूसरों के लिए बिगाड़ा, तुम अपने लिए बिगाड़ोगे। मुसीबत यह थी कि ज्ञानशंकर की स्त्री विद्यावती भी इन विचारों में अपने पति से सहमत न थी। उसके विचार बहुत कुछ लाला प्रभाशंकर से मिलते थे। उसे परमार्थ पर स्वार्थ से अधिक श्रद्धा थी। उसे बाबू ज्ञानशंकर को अपने चाचा से वाद विवाद करते देखकर खेद होता था और अक्सर अवसर मिलने पर वह उन्हें समझाने की चेष्टा करती थी, पर ज्ञानशंकर उसे झिड़क दिया करते थे। वह इतने शिक्षित होकर भी स्त्री का आदर उससे अधिक न करते थे जितना अपने पैर के जूतों का। अतएव उनका दाम्पत्य जीवन भी, जो चित्त की शांति का एक प्रधान साधन है, सुख करना था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपके कोई विचार हैं तो उन्हें भी आप कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।